गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किस सेंटेंस के बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ें, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सेंटेंस के बारे में समझ रहे हैं। चलिए शुरू से देखो। आप सभी, आपको मालूम है कि लेटर्स, जिनको अक्षर बोलते हैं, ए बी सी डी ई और जे इस प्रकार के जेड तक, ये सभी क्या हैं? लेटर्स हैं, माने अक्षर हैं। अब यदि हम इन लेटर को मिला दे रहे हैं, जैसे हमने बी मिलाया यहाँ का, ठीक है, तो यू मिलाया और एस, ये तीन लेटर मिला के एक हमने बना लिया है वर्ड, वर्ड्स यानी शब्द। तो फिर हमने क्या बनाया? सी ए और आर, बी डबल ओ और के। तो ये तो थे लेटर्स। जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है इंग्लिश में लेटर्स। फिर यदि हम लेटरों को मिला दें तो वो लेटर का बन जाएगा समूह। यदि उस समूह का कुछ अर्थ निकलता है तो वो बन जाता है वर्ड। वो क्या बन जाता है? वो वर्ड बनता। अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि हमने लिखा है इन द बस, इन द बस, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? इन द बस का मतलब है बस में। इन द बस का मतलब क्या है? बस में। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब है टेबल पर। इन द बस का मतलब है बस में, ऑन द टेबल का मतलब है टेबल पर। तो देखो, ये थे लेटर्स। लेटरों को हमने जोड़ा तो वो बन गए वर्ड। फिर हमने वर्ड को जोड़ा, ये तो छोटे छोटे समूह बने। इनका कुछ अर्थ है परंतु पूरा अर्थ नहीं है। इन द बस का मतलब है बस में, ऑन द टेबल इसका मतलब है टेबल पर। तो ये जो है, जिस शब्दों का समूह है, जिसका अपना कुछ अर्थ है परंतु पूरा अर्थ नहीं है, तो इनको हमने कहा है फ्रेज। इनको क्या कहा है हमने? फ्रेज। तो लेटर्स क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। वर्ड क्या है? जब हम लेटरों को जोड़ देते हैं, उनका एक समूह है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, वो होते हैं वर्ड। जब हम वर्ड्स का समूह बनाते हैं और उसका अर्थ निकले लेकिन पूरा अर्थ ना निकले तो वो हो जाता है फ्रेज। वो क्या हो जाता है? वो फ्रेज हो जाता। अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि हमने लिखा है द चाक इज ऑन द टेबल, द चाक इज ऑन द टेबल, चाक टेबल पर है, ये भी वर्ड का समूह है परंतु इसका फुल अर्थ निकलता है। चाक टेबल पर है, फुल अर्थ निकल रहा। जब फुल अर्थ निकले तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो इंग्लिश वर्णमाला की सबसे इकाई, छोटी इकाई, उसको लेटर बोलते हैं। लेटर का समूह जिसका कुछ अर्थ निकले वो वर्ड कहलाता। वर्ड्स का समूह जिसका अर्थ निकले लेकिन पूरा अर्थ ना निकले वो फ्रेज होता। और वर्ड्स का समूह जिसका पूरा अर्थ निकले तो वो क्या होता है? वो सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस देखेंगे। यदि दो सेंटेंसों को हमने मिला दिया, कैसे मिलाए हमने? एक लिखा है हमने ही वेंट टू मार्केट, ये एक सेंटेंस है। ही वेंट टू मार्केट सेंटेंस है, लेकिन हमने इसमें एक और मिलाया, एंड बाट आ शर्ट, और एक शर्ट खरीदी। तो दो सेंटेंस मिल गए और एक लंबा सेंटेंस बन गया। इसमें एक बना ही वेंट टू मार्केट, दूसरा बना एंड बाट ए शर्ट। दो सेंटेंस मिले, ठीक है। तो जब दो सेंटेंस मिल जाते हैं तो एक जे है ही वेंट टू मार्केट और दूसरा जे है जो एंड से शुरू हुआ है। मतलब दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस के पहले कोई भी कंजक्शन नहीं है और दूसरे के पहले एंड कंजक्शन है। तो
जे बड़े वाक्य के यदि हम इतने इतने भाग ले लें, एक ले लें ही वेंट टू मार्केट और दूसरा ले लें हम एंड से लेकर के साइट तक, तो दो टुकड़े हुए, तो इनको हम बोलते हैं क्लाज। इसको हम, इसका क्या नाम है? क्लाज। क्या नाम है? क्लाज। क्लाज का मतलब उपवाक्य। उपवाक्य देखो जी पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो एक भाग है वो क्या होता है? वो क्लाज कहलाता है। तो हमने शुरू से लिया जो कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना चाह रहे हैं, परंतु सेंटेंस कैसे आएगा और इंट्रोगेटिव कब तक आएगा इसके बारे में शुरुआत से जानकारी दी जा रही है। तो लेटर्स कौन से हैं? ABCD जेड तक। वर्ड्स क्या है? लेटरों का समूह है जिसका अपना अर्थ है। फ्रेज क्या है? वर्ड्स का समूह है जिसका अर्थ है लेकिन फुल अर्थ नहीं है। सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का समूह है जिसका फुल अर्थ है, वो सेंटेंस होता। और क्लाज क्या होते? क्लाज होते हैं जब क्लाज होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस के भाग। ध्यान देंगे जे भी एक क्लाज होगा। क्लाज का मतलब है एक जिसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और जिसमें वर्ब होना चाहिए। इसमें चूंकि दो सेंटेंस जुड़े तो इनको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है जी, इसको हम क्योंकि इस लंबे वाक्य का छोटा सा भाग है वो क्लाज कहलाएगा। इतनी चीजें हमें मालूम चल गई। अब चूंकि हम पढ़ क्या रहे, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना, इसलिए अब हम इन सभी को चूंकि हमने बताया है कि सेंटेंस कहाँ से आया, अब हम सेंटेंस पर ध्यान दे रहे हैं। किस पर ध्यान दे रहे हैं हम? सेंटेंस पर। देखिए, तो अभी तक आपने लेटर्स की अवधारणा देखी है, वर्ड्स की अवधारणा देखी है, फ्रेज की अवधारणा देखी है, सेंटेंस की देखी और क्लाज की। अब हम किस पर ध्यान दे रहे हैं? सेंटेंस पर। देखो जो सेंटेंस है, सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस है ना, इसको हम जब देखते हैं कि इसके प्रकार, सेंटेंस के क्या देखेंगे हम? सेंटेंस के हम प्रकार देख रहे हैं। तो प्रकार हम दो प्रकार से देखेंगे। कितने प्रकार से देखेंगे? पहला जो प्रकार होगा अर्थ की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अर्थ कैसा निकलता है जब हम किसकी दृष्टि देख रहे हैं, अर्थ किस प्रकार से निकलता। दूसरा रचना की दृष्टि से। रचना का मतलब वाक्य की रचना कैसी है। इन दो दृष्टियों से हमें देखना है, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। जब हम अर्थ की दृष्टि से देख रहे हैं तो इसमें जो पहला वाला सेंटेंस है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको स्टेटमेंट होता है, इसमें ना तो क्वेश्चन होता है ना आज्ञा दी जाती है। असर्टिव सेंटेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक प्रकार का कथन है, असर्टिव सेंटेंस होगा। दूसरे नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या आता है? असर्टिव। दूसरा क्या आता है? इंट्रोगेटिव। तीसरे नंबर पर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथे नंबर पर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर पांचवें नंबर पर क्या आता है? एक्सक्लामेटरी। कौन सा सेंटेंस आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो अर्थ की दृष्टि से कितने सेंटेंस हैं? अर्थ की दृष्टि से 5 सेंटेंस हैं। पहला कौन सा है? असर्टिव। दूसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तीसरा कौन सा है? इंपेरेटिव। चौथा कौन सा है? ऑप्टेटिव। पांचवा कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो असर्टिव माने असर्टिव होता है कथनात्मक वाक्य, ठीक है, और इंट्रोगेटिव होता है प्रश्न सूचक वाक्य, इंपेरेटिव होता है आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव होता है इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इनको एग्जाम्पल की दृष्टि से यहाँ देखो आप, एक एग्जाम्पल लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कथन दिया गया है, ये कथन जो है ना वो अफर्मेटिव है। अब हम लिखते हैं द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट।
द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। ये भी एक कथन है, लेकिन ये निगेटिव कथन है। ये अफर्मेटिव कथन है और ये निगेटिव है। तो ये पहला वाला सेंटेंस भी असर्टिव है और सेकंड वाला सेंटेंस भी असर्टिव है। अब हम यदि ऐसा लिखते हैं, तीसरे नंबर पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। तो ये एक इंट्रोगेटिव है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। ये दोनों सेंटेंस असर्टिव हैं। असर्टिव में जो अफर्मेटिव है, असर्टिव में जो निगेटिव है। और ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कौन सा है? ये इंट्रोगेटिव है। और देखेंगे यदि ऐसा लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये इम्परेटिव सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? एक नंबर जी चौथे नंबर पर आ गया है, अपन को देखना था। हाँ चलो लिखे रहने दीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस है जी। मे यू लिव लॉन्ग कौन सा है? ऑप्टेटिव। अब यदि हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा? जैसे ये है गो देयर, इसमें आज्ञा दी जा रही है। गो देयर, वर्क हार्ड, इन सभी में क्या है? आज्ञा या एडवाइस दी जा रही है। तो इनको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इम्परेटिव। और जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, हमने लिखा है व्हाट आ डार्क साइट, व्हाट आ डार्क साइट इट इज, व्हाट आ डार्क साइट इट इज। इसमें ये इस प्रकार का चिन्ह बना रहता है, एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं इसको। तो ये सभी सेंटेंस जो हमने एग्जाम्पल दिए, पहला वाला असर्टिव का एग्जाम्पल था, दूसरा वाला भी असर्टिव का था, तीसरा वाला इंट्रोगेटिव का है। मे यू लिव लॉन्ग ये किसका है? ऑप्टेटिव का। गो देयर ये इम्परेटिव का है। और व्हाट आर डार्क साइट इट इज ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। तो सेंटेंस अर्थ की दृष्टि से कितने होंगे? 5 होंगे। कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पर एक एक सभी के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम देख रहे हैं रचना की दृष्टि से सेंटेंस। किसकी दृष्टि से देख रहे हैं हम? रचना। रचना मतलब वाक्य रचना कैसी है। वाक्य रचना की दृष्टि से हम सेंटेंस के प्रकार देख रहे हैं। देखो यहाँ पर वाक्य रचना की दृष्टि से 3 प्रकार की सेंटेंस हैं। एक है सिंपल सेंटेंस। एक क्या है? सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा है होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगी। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होगा? एक सब्जेक्ट एक वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ब होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जुड़े होंगे, वे अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर होंगे और उनमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, एक से ज्यादा वर्ब होगी। कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे, लेकिन वे अर्थ की दृष्टि से आपस में निर्भर नहीं होंगे। वे स्वतंत्र सेंटेंस होंगे, केवल एक कनेक्टर से दोनों जुड़े होंगे, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस में एक वाक्य, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे और 2 या 2 से ज्यादा वर्ब होंगे। कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा वर्ब होंगी। इन दोनों में अंतर ये है, इसमें 2 सेंटेंस जुड़े होंगे, दोनों अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर होंगे। इनमें भी दोनों 2 सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे, लेकिन वे अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। तो अभी आपने देखा है सेंटेंस जब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से तो कितने हैं? 5। जब हम उनको रचना की दृष्टि से देखेंगे तो कितने हैं? 3। तो चूंकि अभी अपना काम आज का क्या है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अब हमने इतना बताया है सेंटेंस के बारे में कि अर्थ की दृष्टि से 5 है, रचना की दृष्टि से 3 है। सभी का अध्ययन हमें पता होना चाहिए। सभी के अध्ययन के वीडियो बने हुए हैं, आप हमारी क्लास पर जाके देख सकते हैं। आज का अपना काम क्या है? इंट्रोगेटिव के बारे में जानकारी देना। तो इसको अब हमें मान चल गया है कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। इन सभी में अब हम केवल इंट्रोगेटिव के बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं।
इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। अब देखो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है और कैसे बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पहले अपन देखेंगे मीनिंग। पहले क्या देखते हैं अपन? मीनिंग। मीनिंग का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। ऊपर भी लिखा है इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका मतलब है, अब इसका जो स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? दो क्या चार होते हैं। कितने होते हैं? चार स्ट्रक्चर होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, पहले एक होगा जो HV से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। पहला काम। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में भी पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दूसरे में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम तीसरा जो है इसमें आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा? QW माने क्वेश्चन वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम दूसरा चौथे नंबर का क्या देखेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका मीनिंग तो है प्रश्नवाचक वाक्य और उसमें हमें चार स्ट्रक्चर मिलना है। कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें? चार प्रकार के स्ट्रक्चर हमें मिलने वाले हैं। पहला स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब वाला, HV पहले होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर से HV होगी, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो तीसरा प्रकार है, जब हमसे ये पहला बन जाएगा तो तीसरे में केवल हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है और चौथे में जब हम दूसरा बन जाएगा तो इसमें केवल हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है। तो ये थी इसकी रचना। क्या थी इसकी रचना? अब हम देखेंगे जो रचना बनाते कैसे हैं, एग्जाम्पल वगैरह आगे देख रहे हैं। तो इसको रचना को आप ध्यान रखेंगे, इनको हम मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या, पहला जो वाक्य था वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। HV को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है, इज, एम, आर, बाज, वर। इज, एम, आर, बाज, वर। और डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। इज, एम, आर, बाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। इसके बाद में मॉडल्स आते हैं विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आट टू। यूज्ड टू और आट टू, ये इतनी हेल्पिंग वर्ब है। इनसे जब कोई वाक्य शुरू हो, इनसे जब कोई वाक्य क्या हो, शुरू हो, तो वो पहले नंबर पर आता है। क्या था पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी,
फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगी वर्ब। देखो जो वर्ब है ना टेंस के हिसाब से आ जाएगी। कौन से टेंस की है? सब्जेक्ट वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसको हम देखेंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना रहे हैं। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। मान लो हमने इज रख दी, क्या रख दी? इज। तो देखो इज जब अपन हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्प तो इज वाला जो स्ट्रक्चर है, चले ये हम यहाँ पर बता रहे हैं इज। इज के बारे में, इज क्या होगा? दो प्रकार से बनेगा। एक तो होगा इज ही आ स्टूडेंट, इज ही आ स्टूडेंट। इसमें इज मेन ही वर्ब है। इज ही आ स्टूडेंट, इज के अलावा दूसरी वर्ब नहीं है, तो ये हो गई मेन वर्ब। अब इसी को हम ऐसा भी बना सकते हैं कि इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल। देखो यहाँ इज ही आ स्टूडेंट, इसमें इज अकेला है, दूसरी कोई वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। इज ही गोइंग टू स्कूल, इसमें इज के साथ एक और वर्ब है गोइंग, तो यहाँ पर जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब बनी। तो जब कभी भी सेंटेंस ही इज अ स्टूडेंट हो तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज ही ए स्टूडेंट। और यदि दूसरी वर्ब भी होगी तो इज ही गोइंग टू स्कूल, जिसमें इज हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी और गोइंग ये मेन वर्ब बन जाएगी। तो जो सेंटेंस है इज का हमने वाक्य बना लिया। अब देखो हम बना रहे हैं एम का। एम में क्या होता? एम आई एन इंजीनियर, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूं? तो इसमें कितनी वर्ब है? केवल एक वर्ब है, वो है एम। एम है तो जे मेन वर्ब है। कितनी कौन सी वर्ब कहलाएगी? मेन वर्ब। हम एक और बनाते हैं, जैसे एम आई लर्निंग इंग्लिश, एम आई लर्निंग इंग्लिश। ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो एम है वो मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि एक और वर्ब आई है वो है लर्निंग, और इसमें केवल एक ही वर्ब थी, वो थी एम। तो जो इज है, एम है, आर है, बाज है और वर्ब, ये किसका काम करती हैं? ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। एक और देख लेते हैं अब बात किसका? आर का। जैसे ये लिखा है आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स, इसमें एक ही वर्ब है केवल आर, तो दिया होगी मेन वर्ब। तो चूंकि आर एक आर इज एम आर बाज बार एक ऐसी वर्ब है जो पहले भी आ जाती है मेन वर्ब होने के बाद भी। आर दे प्लेयर्स, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट? यहाँ पर मेन वर्ब होगी आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं आर के साथ एक और वर्ब दी गई है, वो है प्लेइंग। आर दे प्लेइंग चेस बन गया। तो हमने अभी इसी प्रकार से सभी हेल्पिंग वर्ब में बनाएंगे। और देखो और कुछ पर जे इज एम आर बाज वर्ब में जी मेन वर्ब होंगी और कोई अन्य नहीं होगी। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझ रहे हैं। तो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने इज वाला बताया, एम का बताया, आर का बताया। चलिए अब हम ये दोनों एक ही से हैं, डू डज और डिड का बता रहे हैं। जैसे हमने लिखा है डू यू राइट अ बुक, डू यू राइट अ बुक, इसमें डू के साथ एक और वर्ब है राइट, तो ये मेन वर्ब कहलाएगी। डू यू राइट अ बुक, तो ये भी इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव है। और देखेंगे डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक, ये किससे शुरू है? डज से, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। नेक्स्ट क्या होगा? अब यदि हम हैज से बना रहे हैं तो हैज ही टू पेन्स, हैज ही टू पेन्स, क्या उसके पास 2 पेन हैं? तो जिसमें हैज स्वयं थी, ऐसा भी बनाया जा सकता है। अब या इसी को ऐसा भी बना सकते हैं, डज ही हैव 2 पेन्स, डज ही हैव
2 पेन्स, इस प्रकार से भी हमने इसको बनाया है। डज ही हैव 2 पेन्स। बाकी की जितने भी वर्ब दी गई हैं, जैसे हैज का बनाइए आप, हैज सी डन हर वर्क, हैज सी डन हर वर्क, ये किसका बन गया, हैज से हमने बना लिया है। फिर नेक्स्ट हम एक और बना देते हैं, किससे बना दे रहे हैं हम, जैसे हमने कैन लिख दिया, कैन यू डू दिस सम, कैन यू या डू ना लिख के सॉल्व लिख देते हैं, कैन यू सॉल्व दिस सम, तो ये कैन से शुरू है। तो जब कभी हमें हेल्पिंग वर्ब जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इनकी जो संख्या है वो 24 है। कितनी संख्या है, 24 हेल्पिंग वर्ब है। तो हम हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बना देते हैं। अब इसका दूसरा वर्ड होता, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नॉट रखना पड़ता। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या रखना पड़ता है, नॉट। देखो तो इनको हेल्पिंग वर्ब के साथ हम दूसरा प्रकार देख रहे हैं आप, उसमें क्या हो जाएगा कि नॉट और आ जाएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें नॉट और आ जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर था अभी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस। क्या चेंजेस होंगे, पहले लिखेंगे हम एच डी, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हम लिख देंगे नॉट, और इसके बाद आएगी वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेकंड वाला है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से तो वाक्य शुरू है, सब्जेक्ट और फिर नॉट और आ जाता केवल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला है विल यू नॉट कम हियर, विल यू नॉट कम हियर। इसमें वाक्य किससे प्रारंभ है, विल से, विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में नॉट आया है, नॉट दूर आया सब्जेक्ट के बाद। देखो विल यू नॉट कम हियर, अब कोई कह रहा है हमें तो सब्जेक्ट के बाद रखना है नॉट, दूर नहीं रखना, तो उसको कैसे रख देंगे, तो फिर उसको ऐसे रखेंगे, वांट यू कम हियर, इस प्रकार से रखा जाएगा। फिर वांट यू कम हियर, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट और नॉट, विल यू नॉट कम हियर। अगर हम नॉट संज्ञा रखना चाहते हैं तो विल का हो जाएगा वांट यू कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा है डू यू नॉट, ठीक है, बाय अ पेन, डू यू नॉट बाय अ पेन। इसमें हमने वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और नॉट है, लेकिन हम चाह रहे हैं हमें नॉट फिर से पास में रखना, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डोंट यू बाय अ पेन, ये दूसरा हो गया, डोंट यू बाय अ पेन। ठीक है, अब यदि हम चाह रहे हैं कि हम हैव से शुरू करें, तो हैव दे नॉट प्लेड चेस, हैव दे नॉट प्लेड चेस। यदि हम इसको लिख रहे जी आ गया। अब इसे हम हैव दे नॉट प्लेड चेस, यदि हम इसे हमें नॉट साथ में रखना तो क्या हो जाएगा, हैवंट दे प्लेड चेस, हैवंट दे प्लेड चेस। इस प्रकार से हमने ये दूसरा प्रकार बताया है कि इंट्रोगेटिव का पहला प्रकार में केवल हेल्पिंग वर्ब नॉट नहीं होगा और दूसरे में नॉट आएगा। नॉट को हम जब एक साथ रखना पड़े तो ऐसा कर देते हैं। चलिए, तो अब हमने दो प्रकार बताए हैं, अब हम बता रहे हैं तीसरा प्रकार। वो किससे शुरू होंगे, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। परंतु जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे तो हमें क्वेश्चन वर्ड पता होना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में आपको पहले जानकारी देंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको बताया जाएगा कि उनसे क्वेश्चन कैसे बनाना है। पहले हम क्या बताने वाले हैं कि क्वेश्चन वर्ड कितने हैं, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन वर्ड से कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो पहले देखो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। एक हमने लिखा है हु, दूसरे नंबर पर लिखा है whom, तीसरे नंबर पर लिखा है whose, चौथे नंबर पर हमने लिखा है which, पांचवें नंबर पर what, छठवें नंबर पर लिखा हुआ है हमने when, सातवें नंबर पर लिखा है where, आठवें नंबर पर लिखा हुआ है why,
9वें नंबर पर लिखा है हमने हाउ, 10वें नंबर पर लिखा हुआ है हमने हाउ मैनी, और 11वें नंबर पर लिखा है हाउ मच। बस इतने ही क्वेश्चन वर्ड हैं। कितने क्वेश्चन वर्ड हैं? केवल 11 वर्ड हैं। क्वेश्चन वर्ड कितने हैं? 11। हु का क्या मतलब होता है? हु माने कौन। हुम यानी क्या होता है? हुम यानी किसका। हुज माने क्या होता है? किसका या किसको। हुज माने क्या होता है? किसका। विच माने क्या होता है? जो वस्तु के लिए आएगा, कौन सा। भाट का मतलब क्या है? भाट का मतलब है क्या। भेन का मतलब क्या है? भेन का मतलब है कब। भेयर का मतलब क्या है? भेयर का मतलब होता है कहाँ। भेयर का क्या मतलब होता है? कहाँ। भाई का मतलब क्या है? क्यों। हाउ का मतलब क्या है? कैसे। हाउ मैनी का मतलब क्या है? कितने। हाउ मच का मतलब क्या है? कितना। हाउ मच का क्या है मतलब? कितना। हाउ मैनी जो कितने है जी संख्या को बताएगा। हाउ मच जो कितना है जी मात्रा को बताएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड हमने कितने पढ़े? क्वेश्चन वर्ड हमने पढ़े हैं 11। कौन कौन से? हु, whom, whose, which, what, when, where, why, how many और how much। तो इनसे भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये हमने एक प्रश्न बनाया। क्या प्रश्न बनाया? हु कम्स हियर। हु कम्स हियर। पहले हु आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, और नहीं वर्ब आई, और क्या आ गया जी? प्लेस है। अब इसी का निगेटिव भी साथ साथ देखो। हु डज नॉट, हु डज नॉट कम हियर। ये अफर्मेटिव था, और ये क्या है? उसी का निगेटिव। किस नंबर का है? ये चौथे नंबर। और देखो जैसे हमने लिखा है हु, ठीक है, इज राइटिंग आ बुक। हु इज राइटिंग आ बुक। इसी का निगेटिव क्या बनाया जाएगा? हु इज नॉट राइटिंग आ बुक। तो जब कभी भी हमें हु से क्वेश्चन बनाना है, जब कभी भी हमें किससे क्वेश्चन बनाना है? हु से। तो हु के बाद यदि मेन वर्ब आना है तो डायरेक्ट आती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आना है तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और नॉट लगता है यहाँ पर। अब देखेंगे और क्या से हु से वर्ब बनाते हैं। हु हैज स्पोकन, हु हैज स्पोकन द ट्रुथ। हु हैज स्पोकन द ट्रुथ, जिसमें हु सही को सत्य कौन बोल चुका है। तो पहले हु आ गया, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, और फिर मेन वर्ब आई। तो हु से जब कभी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हु के बाद मेन वर्ब आती है, या हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हु हैज स्पोकन द ट्रुथ। नेक्स्ट इसी का निगेटिव क्या हो जाएगा? हु हैज नॉट स्पोकन, हु हैज नॉट स्पोकन द ट्रुथ। हु हैज नॉट स्पोकन द ट्रुथ। एक और बना रहे हैं हम हु से। इसके आंसर बना रहे हैं हु, अब हैज बीन का बना देते हैं। हु या हम बनाते हैं हु विल रीड अ बुक। छोटा बॉक्स बनाया है हु विल रीड अ बुक। पहले हु आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर मेन वर्ब आई। अब हम नॉट का नॉट भी लगाना है, तो क्या लिख देंगे? हु विल नॉट रीड अ बुक। हु विल नॉट रीड अ बुक। ये हो जाएगा अपना निगेटिव। तो हमने यहाँ पर बता अभी केवल हु से बनाया है। किससे बना दिया है? हु से। अब हम बना रहे हैं यदि हमें होम से बनाना है, तो देखो क्या होता है। जो सेंटेंस है, पहले यहाँ देख रहे हैं अपन क्या है सेंटेंस। सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस में क्या होता है? स्ट्रक्चर। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी किसी ना किसी को बताते हैं। पहले देखो यहाँ ये लिखा है स्ट्रक्चर। सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आता है मैनर। मैनर के बाद आता है प्लेस, और प्लेस के बाद आता है टाइम। पहले क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट के बाद क्या आती? वर्ब आती।
वर्ब के बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट आता, फिर मैनर आता, फिर प्लेस आता और फिर क्या आ जाता है, टाइम। अब ध्यान दो, यहाँ जो वर्ब है ये दो वर्ब हो सकती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। वर्ब कितनी हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने व्यक्ति का नाम और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने वस्तु का नाम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, व्यक्ति का नाम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वस्तु का नाम। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में जो प्रश्न पूछेगा वो हु का उत्तर हु से प्रश्न किया जाएगा। किससे किया जाएगा, हु से। यदि हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना है तो हमें प्रश्न किससे करना है, तो हमें प्रश्न हु से करना है। अब देखो, ये हो गया हु। अब यदि हमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। आई माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने व्यक्ति, किसका नाम होगा जी व्यक्ति का नाम होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका नाम होगा जी, वस्तु का नाम होगा। ठीक है, तो हु का हमें प्रश्न कब करना, जब हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि यह किसने किया। जैसे हु रीड्स द बुक, पुस्तक कौन पढ़ता है, उत्तर हमें सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो, यदि हम जानकारी लेना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में लेना चाहते हैं हम, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। एक है इनडायरेक्ट और दूसरा क्या है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट माने किसका नाम, व्यक्ति का नाम। तो यदि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना है तो हम हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, हुम का। किसका, हुम का। तो देखो कोई कैसे बनाएंगे, तो पहले हम रखेंगे हुम, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हुम, जैसे हमने ये लिख दी, हुम डू यू। ठीक है, हुम डू यू लाइक, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया, हुम डू यू लाइक। इसका मतलब क्या होगा, आप किसे पसंद करते हैं। जब हम उत्तर देंगे तो हम क्या लिख देंगे, आई लाइक माई मदर, आई लाइक माई मदर। तो ये ऑब्जेक्ट का हुम का उत्तर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट हुम के उत्तर मिला। तो यदि हमें कभी किसकी जानकारी लेनी है, ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट कैसा है, व्यक्ति वाला, तो हम प्रश्न क्या करेंगे, हुम का। ठीक है, यदि हमें वस्तु के बारे में जानकारी लेनी है तो हम प्रश्न करेंगे व्हाट से। जैसे व्हाट डू यू बाय, व्हाट डू यू बाय, आप क्या खरीदते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आई बाय आ काइट, आई बाय आ काइट। जो उत्तर हो गया, तो हमें व्हाट ने क्या उत्तर दिया, काइट। काइट क्या है, काइट है वस्तु। तो जब हमें बस ऑब्जेक्ट की जानकारी लेना है लेकिन वह वस्तु है, तो हमें किससे प्रश्न करना, व्हाट से। ऑब्जेक्ट की जानकारी लेना है, ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति है, तो हम किससे प्रश्न कर देंगे, हुम से। तो जितने भी ये प्रश्न बने हैं जी, सभी इसी सेंटेंस के कहीं ना कहीं जानकारी ले रहे हैं, किसी ना किसी को पूछने के लिए ले रहे हैं। चलिए हम ले रहे हैं वेयर। वेयर का क्या मतलब होता है, वेयर माने कहाँ। तो कहाँ जी, क्या कौन सा प्रश्न करेगा, प्लेस वाला। हमने लिखा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, आई लिव इन दमोह, आई लिव इन दमोह। तो जी क्या उत्तर क्या आ गया, स्थान आ गया, मैं दमोह में रहता हूँ। तो स्थान का उत्तर चाहिए तो हम प्रश्न करेंगे किससे, वेयर से। तो जो 11 क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं वे सभी किसी ना किसी की जानकारी देते हैं। जो सेंटेंस है ना, स्ट्रक्चर, उसमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वे उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, कुछ और सेंटेंस द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमें समय की जानकारी पूछना है। जैसे आप स्कूल कब जाते हो, जैसे हमने क्या लिखा, व्हेन डू यू
गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ये लिखा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। प्रश्न किससे है? प्रश्न है व्हेन से। तो आप स्कूल कब जाते हो? व्हेन ने क्या कब, यानी क्या पूछा उसने? टाइम पूछा। तो जी हमें जब टाइम का पता करना हो तो हम व्हेन का प्रश्न करेंगे, उत्तर ऑटोमेटिक भाई मिल जाएगा। आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, एट 10 o'clock, उत्तर मिल गया। तो किस जो व्हेन ने क्या उत्तर दिया हमें? 10 o'clock, यानी समय की जानकारी दी। यदि हमें मैनर पता करना है, ये क्या से कैसे होगा? जैसे हाउ डू यू, ठीक है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू, इसने क्या किसकी जानकारी दे दी हमें? कैसे जाते हैं, माने मैनर की जानकारी। किसकी जानकारी? मैनर की। जैसे हमने कहेंगे आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं सभी से हम प्रश्न बनाते हैं। निगेटिव वाले में क्या कर देना है हमें? इसमें नॉट लगाने से अभी हमने उनको लगवा के बताए थे। तो एक बार हम रिवीजन कर ले रहे हैं कि जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने प्रकार के हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं। यहाँ हम कुछ लिख के बता रहे हैं एक बार में, 4। कैसे? एक हमने लिखा है डू यू मेक आ काइट, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसका उत्तर यस मिलेगा या नो मिलेगा। डू यू मेक आ काइट, क्या तुम पतंग बनाते हो? इसी का हम निगेटिव बना सकते हैं, डू यू नॉट मेक आ काइट, डू यू नॉट मेक आ काइट। तो ये हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन होगा तो वो यस या नो का उत्तर देगा। किसका उत्तर देगा? यस या नो। यदि हमें यस चाहिए उत्तर या नो चाहिए तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कितनी बताएंगे? 24 बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का जब क्वेश्चन करना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती, फिर सब्जेक्ट आ जाता, फिर वर्ब, यानी जिस भी टेंस में हमें प्रश्न पूछना है उसी टेंस की रचना के अनुसार क्वेश्चन बन जाता है। अब तीसरा जो प्रकार है ना, जैसे हमने लिखा व्हाई डू यू मेक आ काइट, व्हाई डू यू मेक आ, जी आ गया, व्हाई डू यू मेक आ काइट। इसमें क्या था? केवल हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया, आप ये काइट क्यों बनाते हैं, ये तीसरा प्रकार हो जाएगा। चौथा क्या है? व्हाई डू यू नॉट मेक आ काइट, व्हाई डू यू नॉट मेक आ काइट। ये क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन वर्ड से है, इसमें नॉट आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब से है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से है, लेकिन इसमें नॉट आ गया है। तो जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमें 4 प्रकार हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट है। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ में नॉट है। तो हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट से शुरू, नॉट वाला भी रहता, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते, और क्वेश्चन वर्ड के साथ में नॉट भी होता। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसके उत्तर होंगे यस नो, लेकिन जब हमें डिटेल्ड आंसर इनसे शुरू होंगे ना तो डिटेल मिलेगा उनका, डिटेल्ड आंसर्स, बड़े आप उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। डिटेल में आंसर चाहिए तो क्या करेंगे? हम क्वेश्चन वर्ड से पूछेंगे, और यस नो चाहिए तो हम हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का क्वेश्चन वर्ड, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है मेरे हिसाब से कुछ भी छूटा नहीं है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है, क्वेश्चन वर्ड के बारे में भी। यदि हमें क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट रखना है, अलग अलग तो अलग अलग रखना तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, और एक साथ रखना है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, यानी संक्षिप्त फॉर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया है, और आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए,
कमेंट भी कीजिए। यदि आप किसी टॉपिक पर जो आपको कठिन लग रहा है, वीडियो आपको मिल नहीं रहा है, यदि आप बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बना के दीजिए, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप सभी ने वीडियो देखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।